आज हम पढ़ेंगे अपना पार्टनरशिप अकाउंट का पार्ट 20, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे साझेदार का अवकाश ग्रहण व मृत्यु, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसका पार्ट सेकंड। इससे पहले वाली वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं इसका। इस वाली वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि पहला टॉपिक होएगा हमारा ख्याति का लेखांकन व्यवहार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा था गुडविल का, जब साझेदार एंट्री करता है, मतलब कि सब साझेदार का जब नया साझेदार एंटर हुआ था, एडमिशन हुआ था। और अब हम पढ़ेंगे जब साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा या फिर मृत्यु होगी साझेदार की। फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे इसका। फोर्थ में होएगा संपत्तियों एवं दायित्वों का पूर्ण मूल्यांकन, यानी कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब जैसे कोई पार्टनर मरेगा या फिर उसकी डेथ होएगी या फिर रिटायरमेंट होएगा, तो उसके अंदर हमको फिर से संपत्ति और दायित्वों का फिर से पूर्ण मूल्यांकन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको उसका पार्ट देना पड़ेगा। जो भी मरा होगा या फिर रिटायर्ड हुआ होगा, हमको उस पार्टनर का पार्ट देना पड़ेगा उसको। और फिर जो बाकी बचे पार्टनर होंगे उनको आपस में फिर से बिजनेस चलाना पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं आगे। हम इससे पहले वाली वीडियो में ये दो टॉपिक कर चुके हैं, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना और सेकंड टॉपिक लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना। अब इस पर हम आगे के तीसरा और चौथा टॉपिक करेंगे इस वाली वीडियो में। पढ़ते हैं ख्याति का लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके अंदर कहते हैं कि फर्म द्वारा अर्जित ख्याति सभी साझेदारों के कठिन परिश्रम का परिणाम होती है। जो ख्याति गुडविल जो होती है वो सभी साझेदारों के कठिन परिश्रम का नतीजा होता है। तो इसीलिए अतः जब कभी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है अथवा किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो अवकाश प्राप्त साझेदार अथवा मृत साझेदार का वैधानिक प्रतिनिधि फर्म की ख्याति से अपने हिस्से का ख्याति पाने का अधिकारी होता है। वैधानिक प्रतिनिधि मतलब कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जो भी कोई उस पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होएगा, उसको वो पार्ट उसका दिया जाएगा गुडविल का। अब इसके अंदर भी तीन तरीके होते हैं। पहला, जब फर्म के आर्थिक चिट्ठे की में ख्याति दी गई हो। दूसरा, जब अवकाश प्राप्त साझेदार को ख्याति में उनका हिस्सा दिया जाता है। तीसरा, जब शेष बचे साझेदारों के लाभ वितरण में कमी होती है। तीन केसेस हो सकते हैं। चलिए अब इसके अंदर पहला केस देखते हैं। पहला केस है जब फर्म के आर्थिक चिट्ठे में ख्याति दी गई हो, मतलब कि बैलेंस शीट में उनको ख्याति पहले से दे रखी होगी। तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, यदि फर्म के आर्थिक चिट्ठे में ख्याति दी गई हो, तो उसे पुराने अनुपात में अपलिखित कर दिया जाता है, मतलब कि रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, पहले बांट दिया जाता है उस वाली ख्याति को या गुडविल को। तो उसके लिए हम जनरल एंट्रीज करते हैं। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल शोन इन द बैलेंस शीट रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। इसके अंदर हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, मतलब कि जो पुराना अनुपात होता है, लाभ अनुपात जो होता है पुराना, उसके अंदर हम बांट देते हैं गुडविल को पार्टनर्स के बीच में। अब सेकंड केस हमारे पास, जब अवकाश प्राप्त साझेदार को ख्याति में उसका हिस्सा दिया जाता है। अवकाश प्राप्त साझेदार को ख्याति में उसका हिस्सा शेष बचे साझेदार अपने लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो में देते हैं। गेनिंग रेशियो हमने निकालना पहले वाली वीडियो में सीख लिया था। इसके अंदर जनरल एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग या फिर रिटायर्ड या फिर डिसीज पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। या तो पार्टनर रिटायर्ड होएगा या फिर मर गया होगा, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे उसका अकाउंट। जब भी पार्टनर्स में कोई चीज़ बढ़ती है पार्टनर के अकाउंट में, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स जो होंगे, बचे हुए पार्टनर्स होंगे, अपने गेनिंग रेशियो में उसको उसका हिस्सा देंगे, तो उनका डेबिट कर देंगे अकाउंट। बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर इन गेनिंग रेशियो।
तीसरा केस, जब शेष बचे साझेदारों के लाभ वितरण में कमी होती है। कभी कभी यह संभव है कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय अथवा किसी साझेदार की मृत्यु के समय शेष बचे साझेदारों में से किसी साझेदार के हिस्से में वृद्धि के स्थान पर कमी हो जाए, अर्थात उसे अपना कुछ हिस्सा अन्य बचे साझेदारों के लिए छोड़ना पड़े। इस स्थिति में उसके छोड़े गए हिस्से की क्षतिपूर्ति करने हेतु उसके पूंजी या चालू खाते को धनी किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या होएगा, जो सैक्रिफाइसिंग होएगा पार्टनर, जब कभी कभी ऐसा होगा कि जो पार्टनर जा रहा है तो उसके हिस्से जब देना हो, गेनिंग पार्टनर देंगे सारे के सारे अपना हिस्सा, लेकिन कभी कभी जो गेनिंग पार्टनर में भी किसी का हिस्सा कम पड़ जाएगा पैसा, तो उस वाले पार्टनर को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहेंगे और उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट मेड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। चलिए अब इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण में प्रश्न है, ए, बी और सी लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पुस्तकों में पहले से ही 24,000 रुपये से एक ख्याति खाता विद्यमान है। बी अवकाश ग्रहण करता है और बी के अवकाश ग्रहण करने के दिन ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये पर किया गया। ए और सी ने निर्णय किया कि वह भविष्य में लाभ हानि 3:2 के अनुपात में बांटेंगे। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। इसके अंदर हमको देखना है कि इसके अंदर दो केस है हमारे पास। पहला, जिसके अंदर की ख्याति 42 से ही दे रखी है खातों के अंदर पुस्तकों में, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको रिटर्न ऑफ करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे हम, जनरल एंट्री ओल्ड रेशियो में इसको रिटर्न ऑफ करते हैं। तो ए, बी और सी का जो रेशियो है 3:2:1 में बांटेंगे 24,000 को। 3:2:1 में कैसे बांटेंगे, ए का निकालेंगे 24,000 का, पहले तो 3/6 तो 24,000 का 3/6, 24,000 का तो 24,000 का 3/6 हो गया 12,000। बी का निकालेंगे तो बी का आएगा 8,000, 2/6 24,000 का 8,000। ऐसे सी का निकालेंगे तो आएगा 4,000। इन सब के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बीइंग गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में हमने गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया। ए, बी और सी। अब दूसरा केस क्या है, बी ने अवकाश ग्रहण करता है और उस दिन ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये होता है और ए और सी निर्णय करते हैं कि भविष्य में लाभ और हानि 3:2 के अनुपात में बांटेंगे। अब इसके लिए हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ए और सी का। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले पुस्तकों में दी गई ख्याति को सभी साझेदारों के खातों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके दिखाते हैं और बंद कर देते हैं। अब वो वाली पहले वाली तो हमने बांट दी ख्याति। अब इसके बाद बी के अवकाश के समय ख्याति का मूल्यांकन कितना किया जाएगा, 60,000 रुपये किया गया है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। ये रहा 60,000। अब इस 60,000 में से जो भी कुछ भाग होएगा बी का, वो गेनिंग रेशियो में देंगे ए और सी। अब इसमें से बी का फर्म में ख्याति का हिस्सा थी, ये ख्याति होएगा। अब इसमें बी का फर्म की ख्याति में हिस्सा कितना आएगा, 60,000 का 2/6, क्योंकि 2/6 भाग था बी का, तो 2/6 कितना हो गया 20,000। अब इस 20,000 को ए और सी अपने गेनिंग रेशियो में बी को देंगे। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे पहले तो हम ए का निकालेंगे लाभ प्राप्ति भाग, तो 3/5 जो कि हमारा नया है ए का 3/5, जरा नया रेशियो लाभ हानि अनुपात
3/5 जो ए का है, और 2/5 है हमारा बी का। नया है हमारा 3/5 ए का, और जो पुराना था, नए में से हम पुराने को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा गेनिंग रेशियो। पुराना था उसका 3/6, तो ये रहा, माइनस कर दिया 3/5 में से 3/6 को, तो आ गया उसका 3/30। ऐसी सी का लाभ प्राप्ति भाग निकाला हमने 2/5 जो कि नया था, और माइनस 1/6 जो कि पुराना था, तो आ गया ये 7/30। अतः ए तथा सी का लाभ प्राप्ति अनुपात कितना हो गया? 3/30 रेशियो 60/30, तो आ गया 3:7। ए का भाग कितना आएगा? 20,000 में से गेनिंग रेशियो वो कितना देगा? ए का भाग आएगा 20,000 का 3/10, 20,000 का 3/10 जो गेनिंग रेशियो में होएगा, तो 6,000। और सी का भाग आएगा 7/10, यहाँ पे सी आएगा, सी का भाग आ जाएगा हमारा 20,000 का 7/10 जो कि आ जाएगा 14,000 रुपये। ये दे देंगे, ए और सी बी को देंगे क्योंकि बी जा रहा है, तो एक कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 20,000। नरेशन में देंगे बीइंग 20 शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन दियर गेनिंग रेशियो। आई होप कि ये वाला समझ में आ गया होगा टॉपिक। अब अगला टॉपिक चलते हैं, संपत्तियों एवं दायित्वों का पूर्ण मूल्यांकन, मतलब कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार को उसके अवकाश ग्रहण करने के दिन तक संपत्ति एवं दायित्व के मूल्य में होने वाली कमी अथवा वृद्धि में परस्पर हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। पुनर्मूल्यांकन खाता ठीक उसी प्रकार तैयार किया जाता है जिस प्रकार किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय बनाया जाता है। जो उसी प्रकार से बनता है, जब कोई नया साझेदार आता है तो हम बनाते हैं तो उसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट, वैसे ही इसके अंदर ही बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसके अंदर उदाहरण देखते हैं। 3 साझेदार आ, बा तथा सा 5:3:2 के अनुपात में लाभ वितरण करते हैं। उनका 31 मार्च 2016 को आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार है। लेनदार थे 15,000, पूंजी थी उनकी मतलब कैपिटल थी आ, बा और सा की 46,000, 34,000 और 25,000, टोटल 1,05,000। बैंक में रोकड़ था मतलब एसेट थी, बैंक में कैश था 27,000। देनदार थे मतलब कि डेटर्स थे 16,000। अशोध्य ऋण हेतु आयोजन मतलब कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, 800 रुपये। और स्कंद को इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक, 15,200 रुपये। संयंत्र तथा मशीनरी 12,800 रुपये। भूमि तथा भवन 35,000 रुपये। तो हमारी ये बैलेंस शीट दे रखी है। भूमि तथा भवन दे रखा है 30,000 रुपये, और संयंत्र तथा मशीनरी दे रखी है 35,000 रुपये। अब आगे जो एडजस्टमेंट हमको करनी है वो दे रखी है। बा ने 1 अप्रैल 2016 को अवकाश ग्रहण कर लिया। आ तथा बा का नया लाभ वितरण अनुपात, आ तथा बा नहीं है, सा होगा। बा नहीं होएगा, यहाँ पे सा आएगा, सी। तो इनका नया लाभ वितरण अनुपात होएगा 3:1 है। अवकाश ग्रहण करने से पूर्व, अवकाश ग्रहण करने से पहले यह सहमति हुई कि देनदारों को सम्मिलित 1,100 रुपये का अशोध्य मानते हुए अभिलिखित किया जाएगा। यह भी निश्चय किया गया कि देनदारों का अशोध्य ऋण हेतु आयोजन वर्तमान दर पर किया जाएगा। स्कंद का मूल्य 1,055 से घटाया जाएगा। भूमि तथा भवन का मूल्य 11,000 रुपये से बढ़ाया गया। संयंत्र तथा मशीनरी का मूल्य 34,000 रुपये हो गया। लेनदारों में सम्मिलित 700 रुपये के दायित्व का भुगतान अब नहीं किया जाएगा।
मरम्मत के अदद बिलों हेतु 600 रुपये का आयोजन कीजिए। और एक पुराना कंप्यूटर जो पूर्व में अपलिखित किया जा चुका है के अवशेषों को बेचने से 2000 प्राप्त हुए। उक्त समायोजन हेतु पूर्व मूल्यांकन खाता बनाइए। तो हम यहाँ पे जो एंट्रीज दे रखी है, पहले एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं। स्टार्टिंग से लेते हुए चलते, पहले है हमारा देनदारों को सम्मिलित 1100 रुपये को अशोध्य मानते हुए अपलिखित किया जाएगा, रिटर्न ऑफ किया जाएगा इनको 1100 रुपये को। तो 1100 रुपये ये रहे हमारे, और 800 रुपये हमारे पहले के ही थे, ये रहे 800 रुपये। तो हमने 1100 में से 800 घटा दिए, तो हमारे बैड डेब्ट्स आ गए 300 रुपये। 300 रुपये से बढ़ जाएंगे हमारे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम उल्टा करते हैं, तो डेबिट कर देंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में 300 रुपये बैड डेब्ट्स। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि यह निश्चय किया गया कि देनदारों का अशोध्य ऋण हेतु आयोजन वर्तमान दर पर किया जाएगा। मतलब कि दर होगी वर्तमान की, पहले हमको वो निकालनी पड़ेगी और फिर उस पर हमको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना पड़ेगा। तो देनदारों पर अशोध्य ऋण हेतु आयोजन की गणना। अवकाश ग्रहण करने से पूर्व देनदार कितने थे? 16,000 रुपये। अब अशोध्य ऋण हेतु आयोजन किया गया हमारा 800 रुपये। तो ये कितने परसेंट पे बनाया गया था ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स? 16,000 का 800 रुपये कितना परसेंट हुआ? तो ये हुआ हमारा 800 बटा 16,000 इंटू में 100 करेंगे तो 5% आया हमारा। तो अब जब अवकाश ग्रहण करने के बाद देनदार 16,000 के थे और अशोध्य ऋण 1100 रुपये। अब 16,000 में से फिर जब उसने अवकाश ग्रहण कर लिया बी ने, तो 16,000 में से 1100 रुपये हमने माइनस करे तो आ गया 14,900 रुपये। अब इस पे हम 5% निकालेंगे, यही हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनेगा। और यही अथय अशोध्य ऋण हेतु आयोजन 14,500 का 5%, 14,900 का 5/100 निकाला तो हमारे पास आ गया 1,745 रुपये। यही बोला गया था हमसे कि अशोध्य ऋण हेतु आयोजन वर्तमान दर पर किया जाएगा, और वर्तमान दर हमारी 5% थी, उस पर हमने निकाला तो है हमारा 745 रुपये। उसको हमने डेबिट कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि हम उल्टा करते हैं। वैसे तो हमारा क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हम डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। डाउटफुल डेब्ट्स कितना आ गया हमारे? 745 रुपये। तो एडजस्टमेंट हो गई हमारी। तीसरी एडजस्टमेंट देखते हैं। स्कंद का मूल्य 1055 से घटाया जाएगा। पहले कितना था हमारे पास स्कंद का मूल्य? 12,800 रुपये। अब इसमें से हम 1,055 रुपये घटा देंगे। घटाएंगे तो वैसे तो हमारा क्रेडिट होना चाहिए था स्टॉक जो हमारा कम होएगा, लेकिन हम इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे। स्टॉक 1,555 रुपये। फोर्थ एंट्री करेंगे। भूमि तथा भवन का मूल्य 11,000 रुपये से बढ़ाया गया, मतलब कि 11,000 रुपये बढ़ गए। वैसे तो हमारा डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हम इसके अंदर क्रेडिट करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 11,000 रुपये। अब सेकंड फोर्थ भी हो गया हमारा। अब फिफ्थ देखेंगे। संयंत्र तथा मशीनरी का मूल्य 34,000 हो गया। 34,000 हो गया, मतलब कि जितना भी हमारा मूल्य था उसको हमने रिवैल्यूएशन किया तो फिर हमारा 34,000 रुपये हो गया वो मूल्य। पहले हमारा कितना मूल्य था संयंत्र तथा मशीनरी का? 35,000 रुपये, और अब हमारा 34,000 रुपये हो गया, मतलब कि 1,000 रुपये का नुकसान हुआ। जो 1,000 रुपये का नुकसान हुआ हम उसको डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,000 रुपये। दूसरा अब करेंगे सातवां। मरम्मत के अदद बिलों हेतु 600 रुपये का आयोजन। ये हमारा 600 रुपये का मिलेगा। अदद बिल मतलब कि आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स का बिल जो होएगा हमारा, वो हमारा 600 रुपये का बनेगा डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन के। इसके बाद में
एक पुराना कंप्यूटर बेचा था जो कि पहले ही अपलिखित हो चुका था, लेकिन उसके जो शेष बचे हुए पार्ट थे उनको 2000 रुपये प्राप्त हुए उससे, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे 2000 रुपये। बाय बैंक सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर 2000 रुपये। अब सारी एडजस्टमेंट हो गई। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स भी हो गया 745, ये भी हो गया 300 रुपये कैसे आया ये पता चल गया। स्टॉक भी पता चल गया 1055 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी पता चल गए 1000 रुपये कैसे आए। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स अकाउंट भी पता चल गया 600 रुपये कैसे आए। प्रोविज़न फॉर बैड डाउटफुल डेब्ट्स भी पता चल गया 745 रुपये कैसे आए हैं। और सन्डी क्रेडिटर्स 700 रुपये यही पता चल गया हमारे कैसे आए। लेनदारों में सम्मिलित 700 रुपये के दायित्व का भुगतान अब नहीं किया जाएगा, मतलब कि हमारा फ़ायदा है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको क्रेडिट कर देंगे 700 रुपये से। टोटल करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 10,000 रुपये। टोटल करेंगे 13,700 आएगा डेबिट में और 13,700 आएगा क्रेडिट में, तो बैलेंस आएगा हमारा 10,000 रुपये। अब ये ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट रेशियो में, जो गेन हुआ है ए, बी और सी में। कौन से रेशियो में? जो उनका पुराना रेशियो होगा 5:3:2 में। तो 5/10 निकाला ए का, 10,000 का 5/10 हुआ 5,000। बी का निकाला 10,000 का 3/10 हुआ 3,000। और सी का निकाला 2/10 हुआ 2,000। ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।